हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। ये प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में 39 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और वो साइंस टेक का क्वेश्चन था। 40 से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आज हम 40 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ईयर 2022 का ईयर चल रहा है, 2022 का ये पीवाईक्यू है और ये सेट जो है ए सेट है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई मुख्य सौर तूफान मीन्स सौर ज्वाला, यानी सौर तूफान मीन्स सौर ज्वाला यदि पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे। अब यदि कोई सौर तूफान यदि पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब इसमें से देखते हैं ऑप्शन लास्ट में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब हमें सही ढूंढना है। अब ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से अगर एक दो भी अगर आप गलत आंसर ढूंढ लोगे तो ये ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है, यानी जीपीएस और दिक् संचालन का क्या मतलब होता है, नेविगेशन। तो जीपीएस और जो है नेविगेशन प्रणालियां इससे विफल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती है। तीसरा कह रहा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, यानी पावर ग्रिड जो होती है। पृथ्वी के यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती है। ठीक, अब ये पृथ्वी के ध्रुव पे जो है वो ज्योति कुछ घटित होगा। अब वो ध्रुवीय ज्योति क्या होता है, तो एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो ज्योग्राफी का तो ये ध्यान होगा। 5 नंबर ऑप्शन है कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर जो है दवाग्नियाँ घटित हो सकती है। दवाग्नियाँ कहने का मतलब होता है जो ऐसा आग जो जंगल में लगा हुआ हो तो उसे दवाग्नियाँ कहते हैं। उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है, यानी जो सैटेलाइट जो है जैसे ये अर्थ है तो इसके ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लगी हुई होती है तो उसमें जो उसकी कक्षाएं हैं वो डिस्टर्ब हो सकती है। 7 नंबर ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो अब देखिए जैसे सभी ऑप्शन आपने देखा, पर अब ये ध्यान दीजिए कि मान लेते अगर कोई सौर तूफान यदि पृथ्वी पर आता है तो उसे विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आने का क्या रीज़न है। ये तो सौर तूफान से रिलेटेड कोई रीज़न है ही नहीं। अगर सोलर रेडिएशन आएगा, सोलर स्टॉर्म आएगा, सौर प्रज्वाल आएगा तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या मैग्नेटिक से रिलेटेड कुछ टर्म होगा। पर विषुवतीय क्षेत्र में सुनामियाँ आ सकती है, ये कैसे पॉसिबल है। अगर ये एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम बैठ रहे अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो इतना तो इन्फॉर्मेशन हमें पता ही होता है। तो अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन अगर एलिमिनेट करते 2 नंबर ऑप्शन, तो इसमें देखिए ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 भी एलिमिनेट हो गया और इसमें भी 2 एलिमिनेट हो गया। तो सब एलिमिनेट होने के बाद हमारा बचा क्या, ऑप्शन सी 1 3 4 6 7। अब 5 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। 5 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नियाँ यानी सौर प्रज्वाला जो है वो एक रेडिएशन के फॉर्म में आती है। वो ऐसा थोड़ी ना है कि सूर्य से आग निकल करके पृथ्वी पर आ गया, तो बिल्कुल तो इससे दवाग्नियाँ कैसे घटित होगी, आग कैसे लगेगी। बाकी हम इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी हम कि सौर तूफान सौर प्रज्वल होता क्या है, फिर वो आती कैसे, उसकी प्रोसेस क्या क्या है, अभी सारी डिटेल इसके बारे में हम समझेंगे। तो सौर तूफान के बारे में समझने से पहले हम सूर्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना के बारे में समझ लेते ताकि हमें इससे पता क्या चलेगा कि सौर तूफान उत्पन्न कैसे होती है। तो ये देखिए लेयर्स ऑफ द अर्थ, एक सेकेंड। अब लेयर्स ऑफ द सन जो है इसमें इनर लेयर यानी इसके संरचना की बात करें तो जो सूर्य के अंदर की संरचना है उसमें पहला होता है कोर। कोर की टेम्परेचर कितनी होती है, तो इसकी जो है 15 करोड़ टेम्परेचर होती है केल्विन में। जैसे अब देखो ये कोर है तो इस कोर की टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगी कितनी, तो 15 करोड़ केल्विन दे रहा है। उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया रेडिएटिव जोन जिसको विकिरण मंडल भी कहते हैं। इसकी टेम्परेचर कितनी है, तो 70 लाख केल्विन है। फिर यदि कन्वेक्शन जोन, यानी कन्वेक्शन जोन का मतलब हो गया संवहन मंडल, जो ये वाला क्षेत्र हो गया संवहन मंडल, ये कितना है, तो ये भी 20 लाख केल्विन है। अब यदि इसकी आउटर लेयर यानी बाहरी संरचना की बात करें तो जैसे फोटोस्फीयर, ये इसकी बाहरी संरचना में सबसे नीचे होता है फोटोस्फीयर। जो विजिबल फॉर्म होता है जो अर्थ से आप जिसे देख सकते हो वो कितनी है, 4000 से लेकर के 6500 केल्विन तक इसकी टेम्परेचर होती है। फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, ये वाला बाहर वाला फेज। क्रोमोस्फीयर में टेम्परेचर कितनी होती है, तो 4000 से लेकर 8000 केल्विन तक। उसके बाद आता है एक ट्रांजिशन रीजन, ये ट्रांजिशन फेज है कि यहाँ से ये और इन दोनों के बीच का ये ट्रांजिशन रीजन हो गया जिसकी 8000 से लेकर के 5 लाख तक है, 5 लाख केल्विन तक इसकी टेम्परेचर है। उसके बाद आता है इसके जो ये भाप बना हुआ है जो ये है कोरोना, जिसको कोरोना का मतलब मुकुट या किरीट भी बोलते हैं। और कोरोना वायरस नाम क्यों रखा गया, तो उसका भी समझना इसी तरीके से था कि ऐसे ऐसे था तो इसीलिए उसको कोरोना रख दिया गया। तो कोरोना में क्या है, तो इसमें जो है 5 लाख से 10 लाख के करीब में टेम्परेचर है। तो आप एक बात ध्यान दो, आउटर लेयर में क्या है कि बाहर से अंदर जाने पे टेम्परेचर घट रहा है, पर इनर लेयर में क्या है
कि यहाँ से भी इनर लेयर में जो सबसे बाहरी भाग है उससे अंदर तक जाने पर टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में अंतर है। क्यों? क्योंकि आउटर लेयर में कमते कमते अब इतना कम नहीं हो जाता कि इनर लेयर में सबसे कम हो जाए, बल्कि यहाँ एक लिमिट के बाद जो है इनर लेयर में बढ़ने लगता है, पर अंदर जाने पर बढ़ने लगता है वो, जबकि आउटर लेयर में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप जैसे देखो आउटर लेयर में यहाँ कितना है? 5 लाख से 10 लाख हो गया, यहाँ 8,000 से 50,000 हो गए, 5 लाख हो गए, फिर 4,000 से 8,000, फिर 4,000 से 6500, उसके बाद फिर देखो यहाँ कितना है? 20 लाख, 70 लाख, और फिर उसके बाद 15 लाख, 15 करोड़। तो ये हमारा लेयर हो गया। समझ गए कि वो सूर्य के आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना में क्या है। अब उसको समझते हैं। आप ये देखो, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है केंद्र, यह सूर्य के मध्य भाग है। केंद्र जो है सबसे कोर में होता है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का जो है हीलियम में संलयन होता है। यह प्लाज्मा अवस्था है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। अब कोर में ही क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। अब संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण ही क्या होता है? अपार ऊर्जा निकलती है। दूसरा हमारा रेडिएटिव जोन है, जिसे विकिरण मंडल कहते हैं। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप, जो कोर में संलयन हुआ जिससे ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसके फलस्वरूप जो है कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है। इसे रेडिएटिव जोन में दिखती है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा, ये अल्फा रे, गामा रे, तथा क्या पाए जाते हैं? फोटोन पाए जाते हैं, जो कण पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा कन्वेक्टिव जोन यानी संवहन मंडल। इसमें H2 के बने सेल पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। तो ये है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ देखो आप, कन्वेक्टिव जोन है, संवहन मंडल। फिर उसके बाद अब समझते हैं सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम क्या होता है। तो जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बनती है तो वह सूर्य की 3 परतों को पार करके H2 को सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश करती है। यानी ये जो H2 का सेल जो है सबसे बाह्य वाला, जिसको हम कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, उसको भी पार करती हुई कहाँ? तो सूर्य की सतह को छोड़ करके अब जो सूर्य से बाहर निकल गया तो कहाँ प्रवेश करेगा? सौरमंडल में प्रवेश करेगा। सौरमंडल का मतलब है कि ये सारे क्या है? सूर्य के आसपास का क्षेत्र, जितने ग्रह है उसके आसपास के क्षेत्र क्या है? सौरमंडल है। तो अब ये मान लेते हैं इसमें सूर्य है, यहाँ से निकला ऐसे, तो ये सौरमंडल में अब लाइट पहुँच गया, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बहुत सारी जगहों पर जाने लगेगा वो। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है, उसे सूर्य वापस खींच लेता है। यानी मान लेते हैं कि ऐसे हुआ, यहाँ से कुछ ये प्रकाश निकला, कुछ विकिरण निकला, तो किसी में यदि टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, तो वो उसको दोबारा खींच लिया। पर यदि किसी में ज़्यादा है तो वो किसी ग्रह के पास, दूसरे ग्रह के पास चला गया। फिर इसमें कम है, खींच लिया। अगर इसमें ज़्यादा है तो ये दूसरे ग्रह के पास चला गया। तो यही कह रहा है कि उस ज्वाला के पास तापमान, यदि मान लेते हैं जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है तो वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुँच जाता है, परंतु जिसके पास यदि तापमान कम है, ऊर्जा भी कम है, तो सूर्य उसे वापस खींच लेता है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर जो है पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इसी कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से, ये सन से ये निकल रहा था, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी उस लाइट को खींच लिया, ठीक। पर ये क्या किया? इससे पृथ्वी जला नहीं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल जो है, जो भी लाइट आ रहा था, रेडिएशन आ रहा था, उसको विचलित करके इधर उधर करके कम मात्रा में आता है। अब जब विचलित करता है, पृथ्वी को जलने से रुकता है, जब वो प्रकाश अपनी ओर पृथ्वी खींचता है, तो इससे 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पहला, पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वल्सर कहते हैं। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। अब जैसे समझिए कि यहाँ से सन से निकला लाइट, अब ये जा रहा था, पृथ्वी ने इसे खींच लिया। अब ये पृथ्वी का ध्रुव है, यहाँ जो ध्रुव के पास से जो गुजरेगा लाइट, उसी को अरोरा कहते हैं, वो चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। तो अब मान लेते हैं ये पृथ्वी है, आप इसको ऐसे समझो। हाँ, ये देखो, ये आई, सोलर विंड आया, सोलर विंड से अब ये पृथ्वी है, तो अब ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाते रहेगा, क्योंकि वायुमंडल है, इसको काटते रहेगा। तो काटते काटते ना ध्रुव पे एक जा करके यहाँ जब मिलेगा अरोरा, तो यही अरोरा कहलाएगा। और यदि उत्तरी ध्रुव में गया तो अरोरा बोरियोलिस कहलाएगा, और नीचे आया तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहलाएगा। तो याद रखने का तरीका क्या है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पाया जाता है? तो नीचे पाया जाता है, साउथ में पाया जाता है, तो इसीलिए अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और ऊपर अरोरा बोरियोलिस। तो ये है हमारा अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और बोरियोलिस। अब समझते हैं सोलर स्पॉट और सन स्पॉट, जिसमें पहला हमारा क्या था, जैसे देखे थे, यदि प्रकाश उत्पन्न होता है सूर्य से तो 3 चीज़ें होती है। सौर ज्वाला से क्या?
तो पृथ्वी पर संचार में बाधा, ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वल्सर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जो दोनों ध्रुव पर होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसको अरोरा, उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है तो अरोरा वो बोरियोलिस बोलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलेंगे। अब समझिए सन स्पॉट या सन सोलर स्पॉट क्या होती है। तो वह ज्वाला जिसका तापमान कम था, अब जैसे मान लेते हैं सूर्य से कोई निकला ज्वाला प्रकाश और उसका तापमान कम था, उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। सूर्य क्या किया था, वापस खींच लिया था। तो यह दो सेलों के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। अब जैसे ही मान लेते हैं कि ये खाली जगह से प्रवेश किया, इसका तापमान जो है 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो पहले से सूर्य में मौजूद है उसका 6000 डिग्री, और जो बाद में आ रहा है उसका टेम्परेचर कम गया, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अतः यहाँ एक धब्बा के समान दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक तथा गर्म एवं प्रकाशीय भाग में फैकुला कहते हैं। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पहले से टेम्परेचर ज़्यादा था, पर ये अब बाहर आया, फिर यहाँ ठंडा होकर के गया, तो ये टेम्परेचर कम हो गया। तो यहाँ जो अगर प्रवेश किया इंटर, तो वो काला धब्बा के रूप में दिखाई देता है। उसे ही सन स्पॉट या सोलर स्पॉट कहते हैं, जिसको सौर कलंक कहते हैं हिंदी में। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। तो अब जैसे देखिए, ये प्रकाश मंडल है, अब ये फोटोस्फीयर, तो इसमें जो ये काला काला धब्बा जो पड़ा हुआ है इसे अम्बरा कहेंगे, तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पेनम्बरा पुनम्बरा कहते हैं। तो अब इसके चारों ओर जैसे मान लेते हैं हल्के रंग का क्षेत्र हो गया, मान लेते हैं उसके शैडो की काला बना, उसका जो शैडो है कम काला है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनम्बरा बोलेंगे। सौर कलंक की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी, ये ध्यान रखें। अब समझते हैं सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र क्या होता है। तो आप देखिए, जैसे सौर ज्वाला जो आता है वो सूर्य के विषुवत रेखा से, अब विषुवत रेखा 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश, अब जैसे सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि ये कह रहा है कि सूर्य के विषुवत रेखा की जो सन है उसके मेन सेंटर से उसे 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश, यानी 2 दिशा, एक ऊपर में भी और एक नीचे में भी, 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5-5 वर्ष तथा आने में 5-5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सन स्पॉट साइकिल कितने वर्ष का होता है, तो 11 वर्ष का होता है। तो बस आप इतना ध्यान रखें इसमें कि एक सन स्पॉट साइकिल जो है वो 11 वर्ष का होता है। 2023-13 में जो है 23 बल्बसम पूरा हुआ था, वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा था, यानी 2013 में 23 पूरा हो गया, 24वां साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में जो है 11 ईयर में यानी 100 सोलर स्पॉट होते हैं। एक साइकिल में कितने, तो 100 सोलर स्पॉट होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अभी 24वां साइकिल चल रहा है। एक सोलर सन स्पॉट साइकिल जो है वो 11 वर्ष का होता है। अब समझो, एक होती है मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय चाप जिसको बोलते हैं। जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक धब्बा बना, चुंबकीय बना, इस चुंबकीय को ध्रुव अपनी ओर खींच लेंगे तो उसे क्या बनेगा, वो मैग्नेटिक आर्क बन जाएगा। तो बस आप याद रखो कि चुंबकीय चाप जो होता है वो सौर ज्वाला से रिलेटेड होता है। वो सूर्य की बाहरी परत की बात करें तो उसको 3 परतें होती है इसमें भी। जैसे हमने देखा प्रकाश मंडल, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोन की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। वर्णमंडल है जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होता है, इसका तापमान 32400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उठते प्रवाह के स्प्यूकल कहते हैं, जिसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखें कि क्रोमोस्फीयर को ही सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। अब लास्ट में है हमारा कोरोना, जो सबसे बाहरी भाग है। यह सूर्य के सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है, आग की लपटों के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो, जैसे ये कह रहा है कि सूर्य में जो है 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। शेष तत्वों की मात्रा जो है मात्रा 1% में ही हो गई। मतलब मैं सबसे ज़्यादा कौन है, तो हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, बाकी सब 1% में है। सूर्य का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यानी उसमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है। सूर्य का घनत्व जो है पृथ्वी से 20 गुना है, यानी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से देखें तो। सूर्य के प्रति सेकंड 10 पे पावर 26 जूल जो है ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है। अब ये पॉइंट ध्यान रखें कि सूर्य भी घूर्णन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये आकाशगंगा में बहुत सारे ऐसे स्टार है जिसको हम एक सन मान लिए, तो वो भी तो ऐसे ऐसे वो जब विस्तार होता है तो घूर्णन करेगा ही। तो सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। जैसे एक ग्रह का स्ट्रक्चर होता है, चारों ओर घूमता है, एक्सिस करता है, उसी तरीके से सूर्य का भी है। तो सूर्य का विषुवत रेखीय भाग जो है 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी जो है
0.96 करोड़ किलोमीटर है। ये एवरेज है, कहीं कहीं जैसे अगर अपभू उपभू होता है तो उसमें अपभू में हो जाएगा 15 करोड़ 30 लाख, 15 करोड़ 30 लाख 20 लाख ऐसे, फिर उसमें हो जाएगा 14 करोड़ 70 लाख उपभू में। तो ये एवरेज है 14.96 लाख करोड़ है, 96 करोड़। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो हमने समझा कि हाइड्रोजन से किस में, हीलियम में नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही परिवर्तन होता है। तो इसे एक बार आप देखो, ये है हमारा सोलर विंड, यहाँ से गया, फिर आयंस हो गया, फिर क्लस्टर हो गया, और ये पृथ्वी है। तो जैसे ही यहाँ से गया तो ये वायुमंडल इसको परावर्तित कर देता है, इधर उधर रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ भाग फिर भी गया जाते जाते, फिर यहाँ से ये आकर के ध्रुवीय ऐसे ध्रुव में पहुँचा, तो यही यहाँ बोरियोलिस और यहाँ अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बनता है। इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं और मैग्नेटोटेल कहते हैं जो ऐसे जा रहा है। अब इसको फिर से एक बार समझो इमेज के माध्यम से कि ये हो गया हमारा कोर हो गया सबसे मेन सेंटर में, उसके बाद जो हो गया वो रेडिएटिव जोन हो गया, उसके बाद है सबसे बाहर कन्वेक्टिव जोन हो गया। तो अब ये देखो कोरोना में हमने देख लिया कि ये बाहर वाला भाग होता है कोरोना। फिर उसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन, तो ये क्या होता है, तो वास्ट इरप्शन ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा एंड अकम्पनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा का ये जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और उससे क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद सोलर विंड हो गया था, अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द कोरोना, यानी कोरोना से हमेशा एक चार्ज पार्टिकल के रूप में रिलीज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, तो वो हमारा सोलर विंड हो गया, क्योंकि यही तो सोलर से हवा निकल रहा है, तो सौर तूफान के रूप में आ रहा है। फिर फ्लेयर हो गया, तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी अचानक, जैसे ये है कोरोना है और इसमें से अचानक एक फ्लेयर निकल गया, आका फ्लेयर जैसा निकल गया एनर्जी के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो रेडिएशन हो जाएगा वही। फिर ट्रांजिशन रीजन, ये होता है जो कोरोना और क्रोमोस्फेयर के बीच का रीजन होता है। फोटोस्फेयर हमने समझ लिया, तो ये हमारा सन से रिलेटेड जितने भी वो इन्फॉर्मेशन थे हो गए। तो सौर तूफान समझने के लिए इतना समझना जरूरी था, ताकि अब सन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी एक ही जगह क्लियर हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट था कि सौर तूफान से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान है, उसके आने से क्या नुकसान होता है। तो सौर तूफान हमने समझा कि सूर्य पर होने वाली तीव्र ऊर्जा और कणों की गतिविधि है जो अंतरिक्ष के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और तकनीकी प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। ये सोलर तूफान है, सोलर स्टॉर्म है। तो सौर तूफान निकल कहाँ से रहा है, तो ये देखो सोलर विंड, अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द कोरोना। और ये सोलर विंड के कहाँ से, कोरोना में कहाँ से आ रहा है, तो कोर से आ रहा है। तो हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रहा है, जिससे बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे से सारी प्रोसेस होती है। सौर प्रज्वल क्या है, यानी सोलर फ्लेयर क्या है, तो सौर प्रज्वला जो है सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर पर होने वाली अचानक और तीव्र ऊर्जा विस्फोट है। तो हमने अभी समझा, ये देखो कि जैसे फ्लेयर क्या है, तो अचानक यहाँ तीव्र और विस्फोट हो गया, तो वो सौर फ्लेयर हो जाता है। इसमें क्या निकलता है, तो अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, एक्सरे निकलता है, गामा रे निकलता है, पराबैंगनी किरणें निकलती है। अब जैसे देखो इसमें क्या निकलेगा, तो इसमें रेडिएशन निकलेगा, विकिरण, वही सोलर फ्लेयर में। तो हमारा सौर प्रज्वल है या सोलर फ्लेयर क्या है, तो अत्यधिक ऊर्जा, एक्सरे, गामा रे यानी रेडिएशन निकलती है। तो एक बात ध्यान रखने, सोलर फ्लेयर का मतलब है रेडिएशन इवेंट, यानी बहुत सारे रेडिएशन वहाँ से आकर के अलग अलग होती है, वो कण वहाँ से पार्टिकल नहीं निकलता है, वो रेडिएशन निकलती है वहाँ से। सौर तूफान के यदि प्रमुख घटक की बात करें, यानी कंपोनेंट्स ऑफ अ सोलर स्टॉर्म, जो सौर तूफान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सौर तूफान है क्या। तो अब देखिए, जैसे सौर तूफान जो है एक ही घटना नहीं बल्कि घटनाओं का समूह है। सौर तूफान का क्या मतलब है, सोलर से जो रेडिएशन आ रही है, यानी उसको सोलर स्टॉर्म बोल रहे हैं, हवा के रूप में आ रही है, तूफान के रूप में रह रही है, तो वो कण के रूप में आ रही है, वहाँ से जो निकला, तो सोलर फ्लेयर। अब जैसे ये घटनाओं का समूह है, तो जैसे सोलर फ्लेयर, सौर प्रज्वल, तीव्र विकिरण विस्फोट कुछ मिनटों में पृथ्वी तक असर करते हैं वो। कोरोनल मास इजेक्शन CME, तो सूर्य से चार्ज कणों का विशाल बादल पृथ्वी तक पहुंचने में 1 से 3 दिन लग जाते हैं, तो ये भी उसका पार्ट है सौर तूफान का। फिर सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, अत्यधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, सौर तूफान का भाग है। तो सौर तूफान क्या है, तो घटनाओं का समूह है जिसमें सोलर फ्लेयर हो गया, कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, फिर सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हो गया। अब सौर प्रज्वाला बनता कैसे है, तो सूर्य की सतह पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है उलझ जाता है। अब जैसे मान लेते हैं ये सन है, यहाँ पे ये जो है ये एरिया पे ये जम गया, अंदर से प्रेशर आ रही है, ऊर्जा बाहर निकलने की नहीं निकलने की, ये दबाए हुए है, निकलने नहीं दे रहा। अचानक एक बार विस्फोट हुआ, ये तुरंत निकल जाएगा। तो अचानक चुंबकीय ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। अगर दिशा पृथ्वी की ओर हो तो अर्थ प्रभावित होगी, कि अगर ये मान लेते हैं ये दिशा आया, सब जगह फैल गया, यदि यहाँ पृथ्वी है आया, अब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचेगा तो उसे प्रभावित होगा। सौर तूफान पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है, तो कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर बढ़ता है, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराता है। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है पैदा होते हैं।
इसे बोलते हैं भूचुंबकीय तूफान पैदा हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, संचार बाधित होगा, बिजली ग्रिड प्रभावित होगा, उपग्रह क्षति हो जाएंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक से रिलेटेड है। वो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तकनीकी प्रभाव में जैसे जीपीएस सिग्नल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, सैटेलाइट का मैल फंक्शन हो जाएगा, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर हो जाएगा, जो रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो भी, पावर ग्रिड ब्लैकआउट कर सकता है। अगर नेचुरल इम्पैक्ट की बात करें तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियलिस होगा। उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रियलिस। ऑस्ट्रेलिस को याद रखने का ध्यान रखें कि दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, तो इसीलिए अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया। जैविक प्रभाव की बात करें तो अंतरिक्ष यात्रियों पर रेडिएशन का खतरा रहेगा, ऊंच ऊंचाई पर उड़ान की जोखिम रहेगी, तो इसके सभी क्षेत्र में प्रभाव पड़ सकते हैं सौर ज्वाला के। यदि सौर ज्वाला का वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो श्रेणी और तीव्रता, यानी ए श्रेणी में सबसे कमज़ोर, बी श्रेणी में कमज़ोर, उससे थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन सी में उससे ज़्यादा थोड़ा तेज यानी मध्यम हो जाएगा, एम में शक्तिशाली और एक्स में अत्यंत शक्तिशाली। तो ये एम और एक्स ध्यान रखें, शक्तिशाली और अत्यंत शक्तिशाली, और ए ध्यान रखें कि सबसे कमज़ोर होता है सौर प्रज्वाला के वर्गीकरण में। यदि सौर चक्र और सौर तूफान की बात करें, एक दूसरे से रिलेट करें, तो सोलर साइकिल में जो है वो हमने देखा था कि लगभग 11 वर्षों का चक्र होता है। सन स्पॉट जो है संख्या बदलती रहती है। कब अधिक सौर तूफान आएगा, तो सोलर मैक्सिमा के समय अगर सबसे अधिक तूफान आता है तो उसे सोलर मैक्सिमम या सोलर मैक्सिमा कहते हैं हम। यानी सोलर मैक्सिमम का क्या मतलब है कि अधिक सौर फ्लेयर्स आएंगे। यदि इंडिया के एंगल में बात करें तो इसरो की भूमिका क्या है, तो आदित्य L1 मिशन, हमारा आदित्य L1 प्रक्षेपण किया गया हुआ है। कहाँ है, तो वो लैग्रेंज पॉइंट पे है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, स्पेस वेदर प्रिडिक्शन के लिए। भारत पर संभावित परिणाम क्या है, तो जैसे नाविक होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पावर ग्रिड, इन सभी को क्षति पहुंचा सकता है। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे साइंस टेक में, तो आप समझेंगे कि लैग्रेंज पॉइंट पे क्यों डाला गया है। ये सन के बारे में अध्ययन करता है। सोलर मिनिमा क्या होता है, तो अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था, ये देखो, जैसे सोलर मैक्सिमा अधिक सोलर फ्लेयर्स, तो उसी तरीके से सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा होता है। तो अब हम समझते हैं सोलर मिनिमा, सौर न्यूनतम क्या होता है। तो सौर न्यूनतम वह अवस्था है जब जो है सूर्य की गतिविधियां न्यूनतम होती है और सूर्य पर धब्बों की संख्या बहुत कम होती है, यानी सूर्य जो है शांत अवस्था में होता है। सोलर मिनिमा में क्या क्या होता है, तो सन स्पॉट बहुत कम या शून्य हो जाएंगे, सोलर फ्लेयर्स कम हो जाएंगे, कोरोनल मास इजेक्शन वो भी कम हो जाएंगे, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत और सरल हो जाएगा। तो अगर सोलर मिनिमा है तो इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसे कम प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। स्पेस वेदर शांत रहेंगे, सैटेलाइट सुरक्षित रहेंगे, पावर ग्रिड पर खतरा कम होगा, अरोराज सीमित होंगे, केवल ध्रुवों तक बनेंगे या फिर ज़्यादा वो फैला चौड़ा नहीं होगा। तो अब देखते हैं, जैसे अब सोलर मैक्सिमा, सौर अधिकतम क्या है, तो सौर अधिकतम वह अवस्था है जब सूर्य की गतिविधि अपने चरम पर होती है और सूर्य पर धब्बों की संख्या सबसे अधिक होती है। जो सोलर स्पॉट्स, जो काले धब्बे होते हैं, वो सबसे अधिक होती है, यानी सूर्य सबसे ज़्यादा उग्र अवस्था में होता है, इसी समय एक्टिव होता है। सोलर मैक्सिमा में क्या क्या होता है, तो सन स्पॉट की अधिकतम संख्या, फ्रीक्वेंट सोलर फ्लेयर यानी बार बार सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न होंगे, स्ट्रॉन्ग कोरोनल मास इजेक्शन, हाई सोलर रेडिएशन यानी सोलर रेडिएशन जो विकिरण आएंगे वो उच्च होंगे। बनता कैसे है, तो सूर्य के अंदर डिफरेंट रीजन चुंबकीय रेखाएं उलझ जाती है, जैसे हमने समझा था कि कैसे बनती है। फिर मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है, अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन उत्पन्न हो जाएंगे। अब इससे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सोलर मिनिमा से कम पड़ेगा तो इसमें जीपीएस और संचार बाधित होंगे, सैटेलाइट डैमेज होगा, पावर ग्रिड ब्लैकआउट होगा, अरोरा लोअर एल्टीट्यूड तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब जैसे कम रहेगा तो अरोरा केवल ध्रुव तक सीमित रहेंगे, लेकिन यदि ज़्यादा तेज है तो अरोरा जो है लोअर लैटिट्यूड तक पहुंच जाएंगे, यानी अक्षांश तक अंदर पहुंच जाएंगे ज़्यादा। एक इसी से टर्मिनोलॉजी है कि सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है, यानी सोलर प्रमुखता, सौर प्रमुखता या प्रबलता। तो सोलर प्रोमिनेंस जो है सौर उभार या सौर उच्छेद भी बोलते हैं, जो सूर्य पे ऐसे उभार थोड़ा हो जाता है। सूर्य की सतह से ऊपर उठी हुई ठंडी या सघन प्लाज्मा, ये ध्यान रखें, सूर्य की सतह से ऊपर उठी हुई ठंडी या सघन प्लाज्मा, कूल या डेंस प्लाज्मा की विशाल संरचना होती है, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लटकी रहती है। तो अभी हम इसका इमेज देखते हैं। अब ये देखो, ये है हमारा सोलर प्रोमिनेंस है ये, ठीक। तो यही है हमारा सोलर प्रोमिनेंस। यह सूर्य के क्रोमोस्फीयर से निकलकर कोरोना में मेहराब जैसी आकृति बनाती है। जैसे अब जो कोरोना होता है इसमें, उसमें एक ऐसे मेहराब जैसी आकृति बना देती है। अब यदि संरचना की बात करें, तो तापमान क्या होता है, तो प्रोमिनेंस जो है लगभग 10,000 केल्विन। इसको ठंडी क्यों बोल रहे हैं, ठंडी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब देखो 10,000 केल्विन हमें लग रहा है कि बहुत गर्म है, पर कोरोना के कंपैरिजन में वो ठंडी है। क्यों, क्योंकि कोरोना में 1 से 3 मिलियन केल्विन यानी अत्यधिक गर्मी है, तो उसके कंपैरिजन में 10,000 क्या हो गया, तो बहुत ठंडी है। इसीलिए प्रोमिनेंस जो है कोरोना में काली या गाढ़ी दिख सकती है। अब यदि इसके टाइप की बात करें, तो सोलर प्रोमिनेंस की तो जैसे एक्टिव प्रोमिनेंस होती है, सक्रिय सौर उभार,
स्थिर है, अस्थिर होती है, अचानक टूट सकती है, अक्सर सोलर फ्लेयर या CME से जुड़ी होती है, कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर से। एक होती है क्यूसेंट प्रोमिनेंस यानी शांत सौर उभार, ये स्थिर होती है, कई दिन हफ्तों तक बनी रहती है, आकार बहुत विशाल होता है। पृथ्वी पर यदि प्रभाव की बात करें सोलर प्रोमिनेंस की यानी सौर प्रमुखता या प्रबलता या सौर उभार जिसको बोलते हैं, सामान्यतः प्रत्यक्ष नुकसान नहीं, लेकिन यदि प्रोमिनेंस टूटकर बाहर निकल जाए तो कोरोनल मास इजेक्शन बन सकती है, जिससे हो सकता है वही जो हमने देखा कि उपग्रह क्षति, GPS बाधा, पावर ग्रिड फेल हो सकता है, अरोरा बन सकते हैं। तो सोलर प्रोमिनेंस के संबंध में अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह कोरोना की तुलना में ठंडी होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा समर्थित होती है, यह हमेशा सौर ज्वालाओं के कारण बनती है। तो बिल्कुल हमेशा सौर ज्वालाओं का कारण नहीं बनता है, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है कि यह कोरोना की तुलना में ठंडी होती है और यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा समर्थित होती है। तो 1 और 2 सही ऑप्शन है हमारा। तो अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन पे, जो सोलर फ्लेयर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था रिलेटेड। हाँ, यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे इसके। तो पहला होगा GPS और दिक् संचालन प्रणालियाँ विफल हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बिल्कुल पावर ग्रिड जो है वो ब्लैकआउट हो सकते हैं। चौथा, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती है, इसी को अरोरा बोलते हैं। तो तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती है, बिल्कुल ज्योतियाँ मतलब अरोरा। फिर उसके बाद कह रहा है कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती है, इसका ये दावाग्नियाँ से कोई रिलेटेड नहीं है, दावानल जो होता है। छठा कह रहा है कि उपग्रहों की कक्षाएं डिस्टर्ब हो सकती है, बिल्कुल सैटेलाइट की कक्षा डिस्टर्ब हो सकती है। 7 नंबर ऑप्शन है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, बिल्कुल उसका जो रेडियो तरंग संचार है क्योंकि वो मैग्नेट से कनेक्टेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से, इसीलिए वो बाधित हो सकता है। तो सही है। तो 2 काट करके हमारा ऑप्शन कौन बचा, C। 1, 3, 4, 6 और 7 सही है, ऑप्शन C। तो आज हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया और इतना डिटेल्ड में, रीज़न ये था कि सोर्स से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और कोई भी एक सोर्स में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ होता है, इसलिए हमने जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे एक जगह समझने का ट्राई किया, कोशिश किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर इससे सोर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे खत्म हो गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो आप सभी ये वीडियो देखिए और अंत तक देखें, इसके लिए बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।